नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान इजराइल की जंग में सीज फायर की, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग के जवाब की, देखेंगे रेल किराए में कितनी हुई बढ़ोतरी, क्या रद्द हो जाएगा जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, जानेंगे भारत ने अब विश्व बैंक को क्यों लिखा पत्र, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान और इजराइल जंग का हवाई यात्रा पर कितना पड़ा असर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरजेडी के 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए लालू यादव, पार्टी कार्यालय में हुआ ऐलान, 5 जुलाई को होगी विधिवत ताजपोशी। पश्चिम एशिया के लिए धीरे धीरे उड़ानों को दोबारा शुरू करेगी एयर इंडिया, 25 जून से शुरू होंगी अधिकांश सेवाएं, कंपनी ने जारी किया बयान। संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठा जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, एफआईआर न होने पर उठे सवाल, न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता बनाने का आया सुझाव। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 158 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 82,055 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 72 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,044 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान इजराइल की जंग अब थम गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर की घोषणा की, जिसके बाद दोनों देशों ने इस पर सहमति जता दी। लेकिन ये सीज फायर कब तक टिकेगा, इसे लेकर सवाल उठ ही रहे थे कि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों पर बड़ा आरोप लगा दिया। खासतौर पर इजराइल से उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। तो क्या है पूरा मामला, सीज फायर का फिलहाल क्या है स्टेटस, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान और इजराइल में युद्ध विराम लागू हो गया है, कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन ना करे। इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप ने इजराइल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा की थी। कतर की मध्यस्थता में दोनों ही देश सीज फायर को तैयार हुए, लेकिन इस पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि सीज फायर के बाद ये खबर सामने आई कि ईरान की तरफ से मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई हैं। इजराइल ने ईरान पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप लगाए, तो ईरान की तरफ से कहा गया कि उसने सीज फायर शुरू होने के बाद कोई हमला नहीं किया है। दूसरी तरफ इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन को तेहरान पर हमले का आदेश दिया, जिससे ट्रंप गुस्सा हो गए और नेतन्याहू को आदेश दिया कि कोई भी पायलट हमला नहीं करे। सीज फायर शुरू होने के चंद घंटों बाद ही इसका उल्लंघन शुरू होने पर सवाल उठने लगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि सीज फायर तो हो गया, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिकता नहीं दिख रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका खामेनेई के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि जंग के दौरान खामेनेई पर हमला मुश्किल हो गया था। इसलिए सीज फायर के बाद खामेनेई पर हमले की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इस जंग को शुरू करने का मकसद खामेनेई को सत्ता से हटाना और ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह करना था। और इन दोनों में ही अमेरिका और इजराइल कामयाब नहीं हो पाए। उल्टा खामेनेई की स्थिति ईरान में मजबूत हो गई और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान जल्द ही परमाणु बम बना सकता है। वैसे ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से सीज फायर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन इजराइल उसका उल्लंघन करेगा तो ईरान जवाब जरूर देगा। ईरान ने सीज फायर होने के बाद पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा था कि हमने किया आखिरी बार। बता दें कि सीज फायर के ऐलान से पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 दर्जन मिसाइलें दागी, जिसमें से कुछ निशाने ठिकाने पर गिरे। लेकिन अमेरिका की तरफ से सैन्य बेस को हुए नुकसान पर चुप्पी साध ली गई है। इसके बाद ईरान ने कहा कि जितने बम अमेरिका ने हम पर गिराए, उतनी ही मिसाइलें हमने उनके सैन्य अड्डे पर गिरा दी। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो ईरान को इसका जवाब नहीं देगा। बता दें कि ये जंग 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले के साथ शुरू हुई थी, जो अब रुक गई है। इन हालात में सीज फायर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राहुल गांधी ने एक लेख में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस पर अब आयोग ने जवाब दिया है और कांग्रेस सांसद को सभी मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग अब विपक्ष के दबाव में आ गया है? तो कब होगी ये मुलाकात और क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सवाल उठाए थे, जिसका अब भारत निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने राहुल को खुला निमंत्रण भेजा है और कहा है कि वो उनके साथ हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चुनाव आयोग के सचिवालय ने राहुल के एक अखबार में लिखे लेख का जिक्र करते हुए बताया कि नवंबर 2024 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने भी ऐसे ही सवाल उठाए थे। वहीं 24 जून को भी एक पोस्ट में राहुल ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर ही सवाल उठाते हुए दावा किया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की सीट नागपुर साउथ वेस्ट में पिछले 6 महीनों में 29,219 नए वोटर जोड़े गए हैं।
ये 8.25% की बढ़ोतरी है, जो चुनाव आयोग के अपने 4% की थ्रेशहोल्ड से दोगुनी है। राहुल ने इसे वोट चोरी का नाम दिया है और साथ में डिजिटल वोटर रोल्स और सीसीटीवी फुटेज की मांग भी कर दी। राहुल की ओर से लगातार लगाए जा रहे आरोपों और दावों के बाद अब आयोग ने कहा है कि अगर राहुल या कांग्रेस के पास अभी भी कोई शिकायत है तो वो लिख सकते हैं या फिर पर्सनली मिलकर बात कर सकते हैं। इसके लिए राहुल को बस सुविधाजनक डेट और टाइम बताना होगा, वो भी ईमेल के जरिए। राहुल ने अपने लेख में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये जवाब आया है। अब देखना यह है कि राहुल इस न्योते को स्वीकार करते हैं या नहीं, और अगर बातचीत होती है तो क्या नया मोड़ आता है। अब सबकी नजरें राहुल गांधी की चुनाव आयोग से बातचीत पर टिकी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग पर लगे दाग धुल पाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी की जेब को बड़ा झटका लगने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने रेल किराए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। ये किराया 1 जुलाई से लागू होगा। ये बढ़ोतरी एसी नॉन एसी दोनों पर लागू होगी। तो किस श्रेणी के लिए कितना बढ़ाया गया है किराया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से नया किराया टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है, जो यात्रियों की जेब पर असर डालेगा। नए टैरिफ के मुताबिक सामान्य द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं। 500 किलोमीटर से अधिक जाने पर प्रति किलोमीटर 0.5 पैसा अतिरिक्त। मेल एक्सप्रेस नॉन एसी सभी दूरी प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त। एसी क्लास में सभी दूरी प्रति किलोमीटर 2 पैसे अतिरिक्त। शहरी सबअर्बन ट्रेन सभी दूरी कोई वृद्धि नहीं। मासिक सीजन टिकट यानी MST में भी सभी दूरी के लिए कोई वृद्धि नहीं। रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में भी बदलाव की शुरुआत की है। अब कंफर्म सीटों का चार्ट यात्रा से 24 घंटे पहले जारी होगा, जो पहले 4 घंटे पहले जारी होता था। इस नए सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट 6 जून से राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में एक ट्रेन पर शुरू किया जा चुका है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल सफल रहा है और इसे जल्द ही देश भर में लागू किया जा सकता है। इस बीच किराया वृद्धि का फैसला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है, खासकर बिहार में, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में रेलवे लाखों लोगों का प्रमुख यातायात साधन है और किराया बढ़ने से आम जनता में नाराजगी फैल सकती है। ये बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। रेलवे का कहना है कि ये वृद्धि मामूली है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां आर्थिक स्थिति तंग है, ये जनता को भारी पड़ सकता है। रेल किराए में इस बढ़ोतरी का असर बिहार चुनाव पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर ये चर्चा में बना हुआ है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का मामला भी सुर्खियों में है। उनके खिलाफ महाभियोग को लेकर कहा जा रहा है कि तकनीकी अड़चनों के कारण ये प्रस्ताव कैंसिल भी हो सकता है। तो क्या जज यादव पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी या ये रद्द हो जाएगी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव सुर्खियों में हैं। पिछले साल दिसंबर में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में उनके कथित विवादित बयान ने विवाद खड़ा कर दिया था। इसके बाद 54 राज्यसभा सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया, लेकिन ये मामला तकनीकी पेचीदगियों में उलझकर अटक गया है और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के पास लंबित पड़ा हुआ है। दरअसल महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कम से कम 50 सांसदों के सत्यापित हस्ताक्षर चाहिए। राज्यसभा सचिवालय ने सांसदों से ईमेल और फोन कॉल्स के जरिए हस्ताक्षरों की पुष्टि कराने की कोशिश की, लेकिन अब तक सिर्फ 44 सांसदों ने ही अपने हस्ताक्षर वेरीफाई किए हैं। बाकी 10 में से 6 सांसदों ने बताया कि उन्होंने नोटिस पर साइन किए हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। सभापति ने अभी नोटिस को खारिज नहीं किया है, क्योंकि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 23 मई तक 43 सांसदों ने सचिवालय के संपर्क का जवाब दिया था और 2 अन्य ने फोन पर हस्ताक्षर सत्यापित किए हैं। अगर हस्ताक्षरों में कोई गड़बड़ी, जैसे दोहरे हस्ताक्षर या प्रारूप की गलती मिली, तो प्रस्ताव तकनीकी आधार पर रद्द भी हो सकता है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। सिंधु जल संधि को निलंबित करने को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है। इस बीच भारत ने विश्व बैंक को एक पत्र लिख दिया, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर बौखला गया। तो आखिर क्या है भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नई प्लानिंग, जिससे परेशान हुआ पाकिस्तान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को निलंबित करने को लेकर विवाद चल ही रहा है कि अब भारत ने विश्व बैंक से जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विवादों पर चल रही कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया है। बता दें कि विश्व बैंक ने इन दोनों जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ मिशेल लीनो को नियुक्त किया है। अब भारत के इस कदम से पाकिस्तान बौखला गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी इंजीनियर मिशेल लीनो ने भारत के पत्र के बाद पाकिस्तान से प्रतिक्रिया मांगी, तो इस्लामाबाद ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।
पाकिस्तान इन विवादों पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। उसका आरोप है कि भारत इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। भारत अब सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए बातचीत कर रहा है। 2025 के कार्य योजना के मुताबिक पाकिस्तान को 7 अगस्त तक भारत के प्रस्तुतिकरण पर लिखित जवाब देना था। दोनों देशों के साथ तटस्थ विशेषज्ञ की चौथी बैठक 17 से 22 नवंबर के लिए निर्धारित थी। लीनो से अपेक्षा है कि वे पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बाद कार्यवाही को रोकने का फैसला लेंगे। गौरतलब है कि लीनो को विश्व बैंक ने 13 अक्टूबर 2022 को सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 और एनेक्सेशन F के तहत नियुक्त किया था। उनकी भूमिका है कि वे दोनों देशों को सुने और ये निर्धारित करें कि भारत की परियोजनाएं संधि के अनुरूप हैं या नहीं। किशनगंगा परियोजना की बात करें तो ये परियोजना झेलम की सहायक नदी यानी किशनगंगा नदी पर स्थित है और ये 330 मेगावाट की क्षमता वाली एक संचालित परियोजना है, जबकि रतले परियोजना चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है और ये 850 मेगावाट की क्षमता रखती है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन परियोजनाओं के डिजाइन के जरिए न्यूनतम जल प्रवाह जैसी संधि की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार चिनाब नदी पर 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस बीच भारत के पत्र ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। अब ये देखना होगा कि मिशेल लीनो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बाद क्या फैसला लेते हैं। क्या वो भारत की मांग पर कार्यवाही रोकते हैं या आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपने पत्र में तटस्थ विशेषज्ञ से कहा कि संधि के निलंबन के कारण वो विश्व बैंक की मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। बता दें कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने पहले ही साफ किया है कि विश्व बैंक का इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की भूमिका केवल तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थ की नियुक्ति तक सीमित है और ये दोनों देशों के बीच का समझौता है। भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौते के साथ ही इन दोनों परियोजनाओं को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच अब बांग्लादेश के साथ गंगा जल समझौते को लेकर भी भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। इसके लिए बांग्लादेश को अपना संदेश भी दे दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इन दोनों देशों में भी तनाव बढ़ने वाला है। आखिर क्या कदम उठाने जा रहा है भारत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बीते लगभग 6 महीने से काफी दूरियां आ गई हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार काफी नाराज है। उनकी तरफ से कई बार भारत विरोधी बयान दिए जा चुके हैं। इन हालात में अब भारत की तरफ से बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। भारत अब बांग्लादेश के साथ भी गंगा जल संधि पर दोबारा विचार कर रहा है। वैसे तो इस संधि की मियाद अगले साल पूरी होने वाली है, लेकिन भारत ने अभी से बांग्लादेश को ये संदेश पहुंचा दिया है कि उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और पानी चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है, पहले भारत सरकार गंगा जल संधि को पहले की तरह 30 साल के लिए बढ़ाना चाहती थी, लेकिन पहलगांव की घटना के बाद स्थिति बदल गई। मई में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। ये एक सामान्य बैठक थी जो साल में 2 बार होती है। इस बैठक में भारत ने अपने लिए पानी की जरूरत के बारे में बताया। साफ है, भारत अब इस संधि की समीक्षा करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया और अब ये भी साफ कर दिया कि वो संधि अब इतिहास हो गई है, ऐसे में क्या अब गंगा जल संधि भी स्थगित हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अगर ये संधि नहीं हुई और आगे के लिए बढ़ा दी गई तो भी ये एक्सटेंशन पहले जितनी लंबी अवधि के लिए नहीं होगा। लेकिन भारत बांग्लादेश के रिश्तों में मौजूदा तनाव को देखते हुए इस पर फिलहाल कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान इजराइल जंग का हवाई यात्रा पर कितना पड़ा असर। ईरान इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही थी। इस जंग का असर व्यापार जगत से लेकर हवाई यात्राओं तक दिखाई दिया। बढ़ते तनाव से मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई और अब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली है। तो क्या कुछ असर पड़ा हवाई यात्राओं पर इस जंग का, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल में चलने वाले युद्ध का असर भारत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और हवाई हमलों के बीच मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस बंद होने का असर भारत की उड़ानों पर भी साफ दिखने लगा। एयर स्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी। कुल 48 उड़ानें दिल्ली एयरपोर्ट से रद्द की गई। जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट्स रद्द हुई। इनमें मिडिल ईस्ट आने जाने वाली 3 उड़ानें शामिल हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से अबू धाबी और शारजहां जाने वाली 2 फ्लाइट को यूएई कतर एयर स्पेस बंद होने से कैंसिल किया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट आने वाली 5 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इनमें लंदन, अबू धाबी, दुबई, कुवैत और दोहा से आने वाली उड़ानें शामिल हैं। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG-55 भी रद्द हुई है।
हालांकि अब एयर इंडिया ने एक बयान जारी किया और कहा कि मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं, इसलिए एयर इंडिया आज से इस क्षेत्र के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी। यूरोप से आने जाने वाली उड़ानें जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था, आज से धीरे धीरे फिर से शुरू की जा रही हैं, जबकि अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट से आने जाने वाली सेवाएं जल्द शुरू होंगी। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ सुरक्षित मार्गों का चयन कर रहे हैं। मध्य पूर्व के एयर स्पेस में अस्थायी प्रतिबंधों की वजह से कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।